हेलो फ्रेंड, मैं उमेश। और ये बात आपको अच्छे से पता होगा कि आज प्रेजेंट टाइम पे जो राम टेम्पल बन रहा है, जिसके प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी मतलब आज होने वाली है, वो राम टेम्पल हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करके बनाया गया, जिसे हम मुस्लिम कभी भी भूल नहीं सकते। यह बात है 6 दिसंबर साल 1992 जब हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। यही नहीं बल्कि संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और कोर्ट के आदेशों के चिथड़े उड़ाए, क्योंकि उस टाइम पर हाई कोर्ट ने केवल कार सेवकों को आराम से बैठकर भजन गाने और अपनी पूजा को कंप्लीट करने की इजाजत दी थी। यहाँ तक विवादित जगहों पर कोर्ट ने पुलिस को भी तैनात कर रखा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यूपी की सीएम कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को ये विश्वास दिलाया था कि कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा, लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ और कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। लेट्स सी कि एक बात जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई कि जिन लोगों ने अपने हाथों से बाबरी मस्जिद को शहीद किया था वो कौन है और उन लोगों को सजा क्यों नहीं दी गई। दूसरी तरफ राम टेम्पल बनकर तैयार है और आज इसी राम टेम्पल की प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली। साथ ही कुछ पार्टी भी तैयार है राम टेम्पल के नाम पर वोट बटोरने की। हिंदू भाई की इस राम टेम्पल बनने के पीछे का इतिहास हम मुस्लिम के खूनों से सना हुआ है। तो आओ आज की इस एपिसोड में हम फुल एक्सप्लेन के साथ जानते हैं हमारी बाबरी मस्जिद शहीद होने का सच, द ब्लैक डे 1992। ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं छोड़ा। यह दिन था 5 दिसंबर जब कार सेवक वहां पर पहुंच रहे थे एंड यही दिन बाबरी मस्जिद को शहीद करने की प्रैक्टिस भी की गई। इस चीज का प्रूफ मस्जिद हाइजीनिक के जांच करने के लिए बने इब्राहिम आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में किया है। 5 दिसंबर तक किसी को खबर तक नहीं होने दिया कि अगले दिन 6 दिसंबर को कुछ बड़ा आतंक होने वाला है। बाबरी मस्जिद को इस तरीके से सुरक्षा के घेरे में रखा गया था जिसे देख के लग रहा था कि कोई भी कार सेवक यहाँ तक पहुँच नहीं सकता। फिर अगले दिन सूरज निकलता है, लेकिन तब तक पत्रकारों को इतनी तो भनक लग गई थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला। लेकिन सीएम से पीएम तक सभी लोग चुप्पी काटे हुए बैठे। कोर्ट द्वारा दिए गए जगहों के आयोजना पर बीजेपी नेताओं का आना शुरू हो गया। सुबह सुबह लाल कृष्ण आडवाणी कुछ लोगों के साथ विनय कार्तिक के घर पहुंचे, फिर बाद में बाबरी की उस जगह पर पहुंचे जहां पर विवाद बन चुका था। लेट्स सी कि आडवाणी के साथ दाम मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियाल, अब ये तीनों नेता यहाँ से 200 मीटर दूर राम कथा कुंज की ओर चल दिए। यहाँ पर नेताओं के लिए मंच तैयार किया गया और ये मंच बाबरी मस्जिद के ठीक सामने था। अब इन तीनों नेताओं के बीच उस टाइम की उभरती नेता उमा भारती भी पहुंच जाती। इस टाइम तक घड़ी की सुई 11:45 तक पहुंच गई। इधर फैजाबाद के डीएम और एसपी ने बाबरी मस्जिद का मुआयना किया। वहाँ पर कार सेवकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर के अंदर ही वहाँ पर जीएसआर के नारे लगना शुरू हो गए। इस उभरती भीड़ ने बहुत सारे पत्रकारों को पीटा, कुछ को तो बंदी बना लिया। यहाँ तक बहुत सारे कैमरे भी तोड़ दिए गए। चलो इसके आगे हम रिपोर्टर के थ्रू ही, उनके आर्टिकल्स के थ्रू ही जानने की कोशिश करते हैं। उस टाइम रिपोर्टिंग कर रहे थे शरद प्रधान और ये बाबरी विध्वंस के गवाह भी बने और ये इतने अहम गवाह बने कि इन्होंने वीएचपी मीडिया सेंटर में एक को बात करते हुए सुना था कि कैसे बाबरी मस्जिद को गिराने की साजिश रची गई और तभी सीबीआई ने उस कॉल को ट्रेस किया था और कॉल करने वाला पकड़ा भी जाता है। इस शरद प्रधान की ही गवाही थी कि सीबीआई इस बात को लोगों के सामने रख सकी। बाबरी मस्जिद को शहीद करने की काफी लंबी समय की एक सोची समझी प्लानिंग थी। शरद प्रधान जी कहते हैं कि कितना भी वक्त गुजर जाए लेकिन ऐसा लगता है कि वो कल ही हुआ था। साथ ही शरद प्रधान जी कहते हैं कि वो कंप्लीट घटना मैं अपनी आंखों से बहुत ही नजदीक से देखा हूँ कि कैसे बाबरी मस्जिद के गुंबद को गिराया गया। वीएचपी के घोषणा के बाद शरद प्रधान जी वीएचपी मीडिया सेंटर पहुंचे, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर पत्रकार स्टडी कॉल करने के लिए फोन का इस्तेमाल करते थे। वीएचपी के उस मीडिया सेंटर तक पहुंचने के लिए जैसे ही सीढ़ियों के ऊपर पैर रखा तभी कुछ ऐसी बातें सुनी जिसे सुनने के बाद मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया। वही कोई फोन पे बात कर रहा था कि बाबरी मस्जिद को गिराना है, 200 से प्लस बेलचे, बसुलिया, हथौड़ा, लंबे रस्से कल सुबह तक पहुंच जाने चाहिए। यही सारी बातें सुनकर शरद प्रधान एकदम से शौक में आ गए, लेकिन फिर वो मीडिया सेंटर के अंदर पहुंचे जिससे उसे पता नहीं चल सके कि उसकी बातें कोई सुन रहा था। लेकिन इन बातों का असली मतलब तो 6 दिसंबर को पता चलता जब हजारों कार सेवकों ने मिलकर बाबरी मस्जिद के ऊपर हमला बोल दिया। जमीन से ऊपर बाबरी मस्जिद की दीवारें काफी मोटी थी, लगभग 2.5 फीट की। कार सेवकों ने दीवार के किनारे की पतली परत को तोड़ना शुरू कर दिया जिससे दीवार पतली हो जाए। तभी कुछ चौड़े चौड़े छेद किए गए और उस छेदों के अंदर मोटे रस्सियों को डाल दिया गया। नीचे खड़े हजारों की तादाद में कार सेवकों ने उन रस्सियों को पकड़कर खींचना शुरू किया जिससे बाबरी मस्जिद का एक गुम्बद अपनी जगह से हिल गया, या फिर यूं कहूं हमारी बाबरी मस्जिद का एक गुम्बद शहीद हो गए। इधर कार सेवकों में एक नारा गूंजने लगा,
एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो। लास्ट 11 बजे बीजेपी के बड़े नेता कार सेवकों के बीच पहुंचते हैं। कार सेवकों में ज्यादातर लोग अपने माथे के ऊपर पीली पट्टी बांधकर एक नारा गूंजने लगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। साथ ही GSR का नारा भी लगाने लगे। कुछ कार सेवकों ने टेलीफोन के तारों को तोड़ दिया, काट दिया और पत्रकारों को भी फोटो खींचने से मना करने लगे। इससे पत्रकार भी खौफ में आ गए। इधर हमारी बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी, उधर पुलिस प्रशासन खड़ी देखती रह गई और हमारी मस्जिद को गिरा दिया गया, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। और पत्रकारों ने रिपोर्ट किया कि वहां पर कुछ लोग स्पीकर के जरिए कह रहे थे ढांचा गिरने वाला, जो लोग भी ढांचे के ऊपर चढ़े वो अपनी सुरक्षा के लिए नीचे उतर आए। इधर गुम्बद को गिराया जा रहा था, उधर बीजेपी और DHP नेता ये सब खड़े होकर देख रहे थे। मिनिस्टर कल्याण सिंह ने भीड़ को देखते हुए या फिर सुनते हुए ये आदेश जारी किया कि इस कार सेवकों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी करो, लेकिन गोली नहीं चलनी। मैंने अधिकारियों से साफ कह दिया था कि जो करना हो सो उपाय योजना कीजिए ढांचे की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमने वादा किया है। लेकिन एक मैंने कह दिया था, मैंने कहा लाखों कार से वो मौजूद हैं, उन पर गोली नहीं चलेगी, ये मेरा आदेश था। चलो इसे अब यहीं पर स्टॉप करके जरा अपनी नजरें दिल्ली के ऊपर भी डाल लेते कि आखिर हमारी केंद्र सरकार क्या कर रही है। क्योंकि उस टाइम प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। इनके ऊपर आरोप लगा था कि ये बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि उस टाइम पूजा के लिए घंटों बैठे रहे। कि इस पूजा के दौरान जब राव के एक सहयोगी ने उनके कान में जाकर कहा कि मस्जिद को गिरा दिया गया, तभी कुछ ही टाइम के बाद नरसिम्हा राव अपनी पूजा को कंप्लीट करके उठते हैं। लेकिन जब तक बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था उस टाइम तक तो ये घंटों पूजा में बैठे रहे। साथ ही अपने लोगों में ये हिदायत भी दे दी कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। फौजदार के मुताबिक मैं राव से अनुरोध किया कि वो फैजाबाद में तैनात चंतेक हेलीकॉप्टर से कार सेवकों को हटाने के लिए अंसू गैस का प्रयोग करें, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा मैं कैसे कर सकता। फिर मैंने अपील की कि हम कम से कम एक गुंबद को तो शहीद होने से बचा ही ले, जिससे लोगों के बीच हम ये कह सके कि हमने कोशिश की बाबरी मस्जिद को बचाने की। तभी राव चुप रहने के लिए बोले और बोले मैं दोबारा कॉल करता। कुछ टाइम के बाद इन्हीं सब मामलों की वजह से कल्याण सिंह की बीजेपी सरकार उस टाइम तो चली गई, लेकिन बीजेपी ने जो उस टाइम बीज बोया था वही बीज आज फसल बनकर तैयार हो चुका है, जिसे आज बीजेपी नेता 2024 में काटने को तैयार है। क्योंकि आज की डेट में बीजेपी पार्टी की खाद पानी ये राम टेम्पल है, साथ ही हिंदू भाइयों के इमोशन। हम एक ही एपिसोड में फुल कंप्लीट बाबरी मस्जिद के मामले को कवर नहीं कर सकते, इसलिए बाबरी मस्जिद द ब्लैक डे 1992 के 2 एपिसोड बनाए हैं, जिसमें हमने आज के पहले एपिसोड में देखा है कि कैसे शासन प्रशासन की कमी की वजह से बस एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए हमारी सेकुलर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। एंड हम कल के अगले एपिसोड में देखेंगे कि आखिर क्यों हमारी बाबरी मस्जिद को गिराया गया, क्या ये सच में राम की जन्मभूमि है, साथ ही बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखने का क्या साजिश था, और लास्ट बाबरी मस्जिद के शहीद होने से बीजेपी पार्टी में जान कैसे पड़ा। वेल, मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में द ब्लैक डे 1992।